एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी सभ्यता खत्म हो चुकी है। ज़ॉम्बीज़ के अनंत तूफान ने सब कुछ मिटा दिया है। शहर अब खाली खंडहर बन चुके हैं। हवा में सिर्फ सड़न और खौफ की बू है। इस बर्बाद दुनिया के बीच एक छोटा लड़का मार्को अपने बाप के साथ जंगल में रहता है। बचपन से ही उसका जीना सिर्फ एक मकसद पे टिक गया है, जिंदा रहना। उसका बाप उसे हर दिन सिखाता है कैसे खुद को बचाए, कैसे हर आवाज़, हर परछाई से सावधान रहे। एक दिन वो उसे बंदूक देता है। कभी डर मत दिखाना, वो कहता है, लेकिन मार्को के छोटे हाथ अभी उतनी ताकत नहीं रखते। वो बंदूक का स्लाइड खींच नहीं पाता, और जब बंदूक उसके हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिरती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो आंखों में डर लेकर अपने बाप की तरफ देखता है, लेकिन उसके चेहरे पे ना गुस्सा है ना प्यार, सिर्फ एक ठंडी खामोशी। मार्को जानता है उसका बाप ज़्यादा बात नहीं करता। उसके लिए दुनिया सिर्फ दो चीज़ें हैं, जिंदा रहना और बाहर के ज़ॉम्बीज़ से बचना। लड़के के लिए वो एक दीवार जैसा है, मजबूत लेकिन सुनहरा नहीं। और इसी बीच मार्को के दिल में बढ़ती है एक अलग दुनिया देखने की चाहत। जब भी वो पानी लेने नदी तक जाता है, वो पेड़ के तनों पर छोटी छोटी लकीरें काट देता है। हर लाइन एक कदम और दूर, जंगल के उस पार जहाँ वो कभी नहीं गया। एक दिन उसकी क्यूरियोसिटी उसे ले जाती है एक पुरानी छोड़ी हुई आरवी वैन के पास। दरवाज़ा आधा खुला है, हवा में एक अजीब सन्नाटा है। मार्को धीरे से अंदर जाता है। धूल, टूटी बॉटल्स और पुरानी चीज़ें उसके चारों तरफ हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक टॉय पर, एक छोटी खिलौना गाड़ी। उसे हाथ में लेकर वो मुस्कुराता है, लेकिन उसी पल एक अंधेरा साया उसके पीछे उभरता है। वो झट से कॉर्नर में छिपक जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में डर भरा है। फिर वो देखता है सामने एक और लड़का खड़ा है, लगभग उसी उम्र का। वो उसी टॉय को उसकी तरफ बढ़ाता है। कोई खतरा नहीं, सिर्फ इंसानियत। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। मार्को अपने हेडफोन्स उतारता है और उस लड़के मीको को म्यूजिक सुनने के लिए बुलाता है। एक पल में दो अकेला इंसान एक दोस्त बन जाते हैं। मार्को जानता है वो अपने बाप को कुछ नहीं बता सकता। वो मीको का दिया हुआ टॉय अपने बैग में छुपा लेता है और पानी की बोतल लेकर जल्दी से कैंप लौट जाता है। लेकिन उसके देर होने पे उसका बाप गुस्से में फट पड़ता है। वो चीख कर पूछता है, कहाँ था तू इतनी देर तक? मार्को के हाथ से चेस्टनट्स गिर जाते हैं, जमीन पे बिखर जाते हैं। बाप समझता है कि वो सिर्फ चेस्टनट्स तोड़ रहा था और बिना कुछ और पूछे चुप हो जाता है। दिन बीतते जाते हैं। मार्को बार बार आरवी में जाने लगता है और उसे पता चलता है कि मीको अपनी माँ के साथ वहीं रहता है। मीको की माँ उसे प्यार से गले लगाती है, ऐसे जैसे दुनिया अब भी थोड़ी महफूज हो। जब वो ये देखता है तो सोचता है, शायद मेरा बाप भी कभी ऐसे गले लगाए। वो कोशिश करता है, कैंप लौटकर अपने बाप को गले लगाता है, लेकिन वो उसे तुरंत दूर कर देता है। उस रात मार्को एक फोटो देखता है, एक औरत की जिसे वो पहचानता नहीं है। वो हिम्मत करके पूछता है, पापा ये कौन है? लेकिन जवाब नहीं मिलता, सिर्फ एक ठंडी आवाज़, अब सो जाओ मार्को। एक बार उसके बाप ने उसे एक कहानी की किताब दी थी, जिसमें एक परी होती है जो जंगल छोड़कर स्टोन वैली जाती है। मार्को सोचता है, शायद मेरी माँ भी वैसी ही परी थी। अगर मैं स्टोन वैली जा पाया तो मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। एक सुबह जब वो दोनों हमेशा की तरह शिकार पे निकलते हैं, तभी दूर से गोली की आवाज़ गूंज उठती है। एक नहीं, कई बार। मार्को तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे चिपक जाता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पेड़ के पीछे चिपके हुए मार्को की आंखों के सामने वो मंजर था जो उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। आगे खुले मैदान में मीको की माँ घुटनों के बल बैठी थी, अपना हाथ पकड़कर दर्द से करहा रही थी, और उसके सामने उसका अपना बाप। एक पल के लिए भी वो नहीं रुका, बंदूक उठाई और गोली चला दी। हवा में एक गूंज और फिर बस सन्नाटा। मार्को का दिल जमीन में गिर गया। वो संभले बिना भागता गया, सीधा घर और अपने बिस्तर के नीचे छिप गया। पूरा का पूरा कांप रहा था। रात देर तक वो वहीं पड़ा रहा। सांसें रुक रही थी, आंखों में आंसू जम गए थे। जब उसका बाप वापस आया तो वो एक अलग ही इंसान लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बोतल से सीधा शराब पीकर कुछ अजीब अजीब बक रहा था, ऐसे जैसे होश में ही नहीं हो। वो रात मार्को के लिए एक फैसला बन गई। उसने तय कर लिया, अब वो इस कैबिन में नहीं रहेगा, अब वो अपनी माँ को ढूंढने निकलेगा, चाहे वो जिंदा हो या सिर्फ उसके सपनों में। सुबह होने से पहले ही मार्को ने अपना छोटा सा बैग उठाया। बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे वो चला गया। उसका पहला स्टॉप था मीको। उसने मीको को समझाया, चलो मेरे साथ, एक जगह है स्टोन वाली, वहाँ मेरी माँ होगी। मीको पहले तो चुप रहा, फिर वो रुक गया। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वो
मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, उसने धीरे से कहा। मार्को के पास अब सिर्फ सच था। वो सब बताता है जो उसके बाप ने किया था, मीको की माँ के साथ। दोनों के बीच एक लंबे सन्नाटे के बाद वो दोनों जंगल के किनारे तक पहुंच जाते हैं। बस कुछ कदम दूर निकलने ही वाले थे कि दूर से एक अजीब सी शक्ल दिखाई देती है। वो तुरंत झुक जाते हैं, सांस रोक लेते हैं और धीरे से रास्ते के किनारे एक पुरानी गाड़ी में घुस जाते हैं। बाहर कदम की आवाज़ बढ़ती जा रही है, मिट्टी में घिसटते हुए पैरों की गरज। वो दोनों विंडो से झांकते हैं, आंखों में खौफ, और फिर थप थप थप। ज़ॉम्बीज़ गाड़ी के शीशे पे मुक्के मारने लगते हैं। गले से निकली उनकी कराह मार्को के कान फाड़ देती है। मीको चीखने लगता है। मार्को तुरंत उसके कान दोनों हाथों से ढक लेता है। चुप चुप हो जाओ। लेकिन उसे खुद नहीं पता क्या करे। तभी एकदम से सब कुछ चुप हो जाता है। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और सामने उसका अपना बाप। वो मार्को को पकड़ के पहले तो उसके हाथ पैर चेक करता है, कहीं काटा तो नहीं गया। फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, चलो अभी कैंप वापस। लेकिन मार्को का पेशेंस टूट गया था। वो अपना हाथ झटक कर चिल्लाता है, तुम इंसान नहीं हो, तुमने मीको की माँ को मारा और शायद मेरी माँ को भी। उसके बाप के पास समय नहीं था समझाने का। वो बस इतना जानता था कि ज़ॉम्बीज़ दूर नहीं। मार्को अभी चलो, वरना ये रात हम दोनों को खा जाएगी। उस पल सब कुछ बदल गया। मार्को ने देखा उसके बाप ने अपनी शर्ट की स्लीव ऊपर खींची और उसके हाथ पर एक ताज़ा ज़ॉम्बी बाइट का निशान था। वो जख्म अब भी गीला था और उसके चेहरे पे हार और घबराहट लिखी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मार्को से दूर हट गया और पास के एक बड़े पेड़ से खुद को लोहे की चेन से बांध लिया। चेन की खनक जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी। मार्को समझ गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो धीरे धीरे पास आया, आंखों में आंसू, दिल में सवाल। तब उसके बाप ने पहली बार सच बताया, मैंने मीको की माँ को जुल्म से नहीं मारा था बेटा, वो पहले ही बाइट हो चुकी थी। उसका दर्द खत्म करना जरूरी था। मार्को का दिल टूट गया। उसने तुरंत अपने बाप को गले से लगा लिया, पूरी ताकत से, जैसे वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता। बाप के हाथ उसके कंधों तक आए, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। उसे पता है एक छोटी सी चूक और उसका बेटा भी उसी मौत में गिर जाएगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखें सफ़ेद पड़ने लगी थीं। वो थककर बस इतना कह पाया, मार्को अब जा, जब तक मैं हूँ तब तक तू जिंदा निकल जा। मार्को के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन वो जानता था अब उसे बाप की बात माननी ही पड़ेगी। उसने मीको का हाथ पकड़ा और बिना पीछे देखे रास्ते पर चल दिया। कुछ देर बाद जंगल में सिर्फ हवा की आवाज़ थी और फिर एक अकेली गोली की गूंज। मार्को रुक गया। उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उसने चलना नहीं छोड़ा। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, अब मुझे मजबूत बनना पड़ेगा। रात के अंधेरे में दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे चिपक कर बैठे। मार्को चुप था, आंखों में खोया हुआ। उसने अपनी माँ की पुरानी फोटो निकाली, उसकी मुस्कान, उसका चेहरा, जैसे रात के अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी। वो खुद से कहता है, बस टोन वाली तक पहुँच जाऊँ, सब ठीक हो जाएगा। सुबह होने पर वो दोनों फिर निकल पड़ते हैं। दिन बीत जाते हैं, पाँव छिल जाते हैं, लेकिन जब वो जंगल के उस पार पहुँचते हैं तो सामने एक खुला मैदान होता है जहाँ से ट्रेन ट्रैक्स दूर तक चले जा रहे हैं। वो पटरियों के सहारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब खाना लगभग ख़त्म है। पेट में बस भूख और उम्मीद बची है। इसी दौरान उन्हें एक आदमी मिलता है। पटरी के पास बैठा एक रेडियो सुन रहा है। उसकी आंखें थकेली हुई, चेहरा उदास। मार्को हिम्मत जोड़कर कहता है, अंकल थोड़ा खाना मिलेगा। वो आदमी चुप रहता है, कुछ पल तक बस उन्हें देखता है, फिर पूछता है, कहाँ जा रहे हो? स्टोन वैली, मार्को कहता है। वो आदमी एक ठंडी सांस लेकर कहता है, काश मदद कर पाता, लेकिन मैं नहीं जा सकता। मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना है। मार्को क्यूरियस होता है। उसकी नज़र पास के एक पुरानी बिल्डिंग पे पड़ती है जिसके विंडोज़ आयन बार से बंद है, और फिर उसे समझ आता है अंदर से आवाज़ आ रही है, कराहते हुए बच्चे। उनके बच्चे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वो आदमी उन्हें मार नहीं पाया, इसलिए उन्हें अंदर बंद करके जिंदा रखा है। थोड़ा सा खाना मिलता है, वो दोनों पेट भर के वहाँ से निकलते हैं। अब उनके बीच छोटी छोटी बातें होने लगती हैं, मजाक, हंसना, छोटी दोस्तों वाली बातें, ताकि थोड़ा खौफ कम लगे। सूरज ढलता जा रहा है और वो दोनों रात के लिए एक जगह ढूंढते हैं। थोड़ी दूर चलकर उन्हें पुरानी ट्रेन पटरी पे खड़ी मिलती है। सूना खुला डब्बा बिल्कुल ठीक जगह लगती है। मार्को संभल कर एक छोटी सी दरार खोलता है, अंदर झांकता है और तुरंत पीछे हट जाता है। उसके अंदर दर्जनों ज़ॉम्बीज बंद हैं, जो खिड़कियों पे हाथ पीट रहे हैं। वो दोनों घबराकर पीछे गिरते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ज़ॉम्बीज अंदर से बंद हैं। वो बस उन्हें देखता है और एक बात समझता है, ये दुनिया
अब सिर्फ बच्चों की नहीं रही। मार्को और मिको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पर कुछ ही दूर जाने पर दो आर्म्ड मैन उनके रास्ते में आ जाते हैं। दोनों के हाथ में गन्स होती हैं। मार्को और मिको के पास कोई हथियार नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप उनका कहना मानते हैं। उन लोगों ने उन्हें एक व्हीकल में बिठाया और लंबे सफर के बाद एक सर्वाइवर कैंप ले आए। कैंप का लीडर जॉन उन दोनों को देखता है। जब उसे समझ आता है कि मार्को और मिको दोनों इन्फेक्टेड नहीं हैं, तो वो शॉक में आ जाता है। जॉन बताता है कि आउटब्रेक के बाद जितने भी बच्चे सर्वाइवर से पैदा हुए सब इन्फेक्टेड निकले। इंसानियत ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है। जॉन के लिए ये दोनों एक उम्मीद है। उसे लगता है इनके ब्लड में ही वायरस का क्योर छुपा हो सकता है। मिको शांत और इजीली हैंडल होने वाला है, लेकिन मार्को ज्यादा जिद्दी और रिबेलियस है। जॉन को उसका बिहेवियर पसंद नहीं आता, इसलिए वो ऑर्डर देता है कि मार्को को खत्म कर दो। बियर्डेड गाय जो कैंप में काम करता है, वो एक बच्चे को मार नहीं पाता। वो चुपके से मार्को को भागने देता है, पर मार्को मो को छोड़कर नहीं जाता। जब बियर्डेड गाय हेल्प करने से मना करता है, तो मार्को छुपकर कैंप में वापस घुस जाता है। उस रात वो मिको को ढूंढ निकालता है। दोनों मिलकर गार्ड से बचते हुए कैंप से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब जॉन को ये पता चलता है कि दोनों बच्चे भाग गए हैं, तो वो गुस्से में बियर्डेड गाय को गोली मार देता है। मार्को और मिको भागते हुए काफी दूर तक चले जाते हैं। मिको पानी के लिए रोते हुए कहता है। मार्को गुस्से में चिल्लाता है कि उसे मिको को छोड़ देना चाहिए था, पर मिको की आंखों में आंसू देखकर वो चुप हो जाता है। पानी ढूंढने के लिए मार्को एक पुरानी बिल्डिंग में घुस जाता है। अंदर कुछ पुराने सप्लाईज मिलते हैं, कपड़े और आधी बोतल पानी। बालकनी पर जाकर वो पहली बार बाहर की दुनिया देखता है। उसे समझ आता है कि जहां तक नजर जाए सब कुछ बर्बाद हो चुका है, हर जगह ज़ॉम्बीज हैं। तब उसे अपने फादर की बात समझ आती है। फॉरेस्ट एक सेफ इल्यूजन है जिसे उनके फादर ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। तभी नीचे से आवाज आती है। जॉन और उसके मेन बिल्डिंग में घुस आए हैं। जॉन अपनी गन निकालता है और सीधा मिको पर तान देता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही आसमान में एक ड्रोन नजर आता है। जॉन रुक जाता है और ऊपर देखने लगता है। अगला ही पल होता है और गन फायर शुरू हो जाती है। जॉन और उसके मेन गोली से छन्नी हो जाते हैं। सब वहीं गिरकर मर जाते हैं। मार्को अंधेरे में छुपकर सब कुछ देखता है। कुछ देर बाद दो फुली आर्म्ड सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं। मिको मार्को को देखता है और हाथ से सिग्नल करता है कि वो यहाँ से निकल जाए, पर मार्को से गलती से आवाज हो जाती है। सोल्जर्स तुरंत उस तरफ देखते हैं। मिको नीचे पड़ी एक गन उठाता है और रिएक्ट करता है, लेकिन सोल्जर्स के गोली चलाने से पहले ही वो मार दिया जाता है। मार्को शॉक में रह जाता है। मिको उसकी प्रोटेक्शन के लिए मरा था। सोल्जर्स चले जाते हैं और मार्को धीरे से उठकर आगे बढ़ता है। अब उसके पास कोई नहीं बचा, लेकिन वो अब भी अपनी माँ को ढूंढने के लिए डिटर्मिन्ड है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि स्टोन वैली सिर्फ एक कहानी थी, एक जगह जो उसके फादर ने बस एक सपने की तरह उसके लिए बनाई थी। वो गुस्से में आकर अपनी फेरी टेल बुक फाड़ देता है और चीख कर रो पड़ता है, लेकिन उसकी आवाज का जवाब सिर्फ खामोशी देती है। वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। नीचे एक बड़ी बर्बाद सिटी दिखाई देती है, पत्थरों से बनी हुई, बिल्कुल एक स्टोन फॉरेस्ट की तरह। उसे लगता है शायद यही स्टोन वैली हो जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। मार्को सिटी में छुपते छुपाते घुस जाता है। हर जगह ज़ॉम्बीज हैं। वो उनसे बचते हुए एक पुराने हॉस्पिटल तक पहुंचता है। एक पेशेंट रूम का दरवाजा खोलते उसे एक औरत दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल उस फेरी की तरह जिसके बारे में उसने कभी सुना था। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और हग करने की कोशिश करता है। औरत उसका हाथ पकड़ लेती है, पर तुरंत ही मार्को को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस होता है। औरत मुड़कर देखती है और उसके सामने एक खौफनाक ज़ॉम्बी होती है। मार्को भागकर दरवाजा बंद करता है और उसके पीछे एक लोहे की रॉड लगाता है। ज़ॉम्बीज दरवाजे पर जोर जोर से टकराने लगते हैं। मार्को रो करता है। उसके लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मार्को बिल्कुल खाली और नम लगता है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं बचा। रास्ते में उसे एक वॉल मिलती है जहां मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे होते हैं। वो चुपचाप अपनी माँ की फोटो भी उस पर चिपका देता है। आगे बढ़ने पर उसे एक बिल्डिंग से आवाज आती है। वो अंदर जाता है और देखता है कि वो सिर्फ एक होलोग्राम प्रोजेक्शन है, लेकिन उस साउंड से ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो जाते हैं। दरवाज़ा लोहे का होता है, पर वो भी अब हिलने लगता है। मार्को थककर हार मान जाता है। वो अपने हेडफोन्स लगाता है और आंखें बंद कर लेता है। ज़ॉम्बीज का इंतजार करता है। तभी आसमान से गोलियां बरसने लगती हैं। जब वो आंखें खोलता है तो उसके सामने एक औरत खड़ी होती है, एक फीमेल सोल्जर, बिल्कुल उस फेरी की तरह जिसे वो ढूंढ रहा था। सोल्जर अपना मास्क निकालती है और जब वो उसके हाथ पर बाइट वोंड देखती है तो वो तुरंत अपनी गन निकालती है, लेकिन मार्को बिल्कुल नहीं डरता। वो उसे गले लगाता है और उसके चेहरे से आंसू पोंछ देता है। तब सोल्जर उसके हाथ पर एक एम का निशान देखती है। ये वही मार्क होता है जो पोस्ट अपोकलिप्टिक न्यूबॉर्न्स के पास होता है, वो लोग जो वायरस के इम्यून होते हैं, जो इंसानियत के फ्यूचर की लास्ट होप है।
मार्कोस का हाथ पकड़ता है और दोनों एक साथ रुइंस से दूर चले जाते हैं।